बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ चुके थे लैक-ओपेरॉन मॉडल के बारे में, और लैक-ओपेरॉन मॉडल को समझा तो लैक-ओपेरॉन मॉडल क्या होता है और उसके बारे में वर्णन उसका समझा था। आज हम लोग पढ़ते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बायो में भी पढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल कोई भी विवाद होता है, कोई भी अपराध होता है, तो विवाद में, अपराध में, सभी में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराया जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों कराया जाता है? पहले अपराध होता था तो अपराध में उंगलियों, जो अपराध करता था उसके उंगलियों के निशान देखे जाते थे कि कौन यहाँ आया, वो निशान ढूंढे जाते थे। तो आजकल उनको नहीं देखा जाता, क्योंकि हाथों में ग्लव्स पहन करके, दस्ताने पहन करके अपराध हो जाते हैं। तो आज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए से पहचान होती है अपराधी की या वल्दियत की, कौन किससे रिलेटेड है, कौन किससे रिलेटेड नहीं है। इन सब की जानकारी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हो जाती है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में वल्दियत का, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किसका संबंधी है, कौन किससे रिलेटेड है, या अपराध के बारे में, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए शरीर के किसी भी स्थान से, किसी भी चीज़ से, कोई एक सेल, एक कोशिका, कोई पदार्थ, कोई लिक्विड, कुछ भी लेकर के उससे डीएनए निकाल के उसका टेस्ट किया जा सकता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली शरीर का कोई हिस्सा काटा जाए, नहीं, जो भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, शरीर का किसी भी हिस्से से कोई पदार्थ मिल जाता है, एक बाल का टुकड़ा भी मिल जाएगा तो भी उससे डीएनए टेस्ट हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट मिल जाता है तो उससे डीएनए टेस्ट हो जाता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए टेस्ट, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड विन्यास में अंतर होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। डीएनए में क्या होता है? 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये 4 इसमें नाइट्रोजनी बेस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनी 4 होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, ये नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शुगर से जुड़े होते हैं, फास्फोरिक एसिड से जुड़े होते हैं। अब इस पेंटोज शुगर तो वही रहता है, फास्फोरिक एसिड भी वही रहता है, लेकिन जो नाइट्रोजनी क्षार हैं 4, ये नाइट्रोजनी क्षार जो 4 हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। तो इनके जो क्रम होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम, कि एक ही तरफ, एक ओर एडेनिन लगातार हो, किसी भी संख्या में 2, 4, 6, 7, 8 एडेनिन, ग्वानिन लगातार हो एक ओर, साइटोसिन लगातार 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1 हो, 2 हो। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये चारों नाइट्रोजिनस बेस एक तरफ किसी भी संख्या में हो, सभी में अलग अलग संख्या में होंगे। और जो इनका नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो जो आपस में रिलेटेड होते हैं उनका सेम होता है। कुछ ना कुछ सेम होता है, कुछ डिफरेंस भी होता है। जो सिमिलरिटी होती है, समानता होती है, उसी से इसका हम पता लगा लेते हैं। और जिसमें
सिमिलरिटी नहीं होती तो मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये नाइट्रोजनी क्षारों की जो समानता होती है एक की दूसरे से, एक जब मनुष्य की दूसरे मनुष्य से, उसी से उसके रिलेशन का पता चलता है। किसी अपराधी के शरीर से कोई सब पार्ट मिला, कोई चीज़ मिली, बाल का टुकड़ा मिला, शरीर का कोई हिस्सा मिला, कुछ भी चीज़ मिली, तो उसके डीएनए और अपराधी के डीएनए मतलब कि मैचिंग की जाएगी। तो उसमें नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल का, वो नाइट्रोजनी क्षारों का जो क्रम है वो यदि मैच कर जाता है तो हाँ मतलब उसका है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो अपराध उसने किया है। और अगर जो सिमिलरिटी नहीं होती, समानता नहीं होती, तो इसका मतलब वो अपराध उसने नहीं किया। तो ये इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के अनुक्रम पे उसको देखा जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड विन्यास में अंतर होता है। न्यूक्लियोटाइड विन्यास का मतलब जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनके जो क्रम होता है वो में डिफरेंस होता है। रिलेटेड होंगे तो उनकी सिमिलरिटी होगी, और उसी सिमिलरिटी से पता चलते हैं कि यह इससे रिलेटेड है, ये इसी का डीएनए है, या ये अपराध इसी ने किया है। तो उसमें क्या करते हैं, डीएनए मैच करते हैं। अगर दोनों का डीएनए मैच करना है, डीएनए मैच किया जाता है भाई, जो पार्ट कहीं से मिला उसका डीएनए और जो अपराधी उसका डीएनए मैच करते हैं। यदि उसमें नाइट्रोजनी क्षारों का जो सीक्वेंस है वो सेम हो जाता तो हाँ मतलब वो इसी का है डीएनए, या उसी ने अपराध किया। और किसी में वल्दिया ज़मीन जायदाद का होता है तो कौन किससे रिलेटेड है या नहीं है, तो उनके डीएनए को मैच करते हैं। दो आदमी आपस में रिलेटेड है कि नहीं, तो दोनों के शरीर का किसी भी पार्ट से, कहीं से भी कोई पार्ट ले लेते, जैसे बाल का टुकड़ा ही ले लेते हैं, तो उसके डीएनए मैच कर लेते हैं। यदि नाइट्रोजनी क्षारों का सीक्वेंस समान है, उसका डीएनए मैच करते हैं। अगर समान है नाइट्रोजनी क्षार तो हाँ उससे रिलेटेड है। अगर डीएनए आपस में मैच नहीं करते हैं, नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम जो सीक्वेंस है वो समान नहीं होता है, तो मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है, उसका उससे संबंध नहीं है। तो डीएनए के मैच करते हैं, यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। दो अलग अलग डीएनए को मैच किया जाता है, उसमें नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम मैच करते हैं। एलेक जेफरी ने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका विकास किया। किसने? एलेक जेफरी ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, इसका विकास किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। तो पेपर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को का नाम क्वेश्चन के रूप में डीएनए प्रोफाइलिंग भी आ सकता है और डीएनए टाइपिंग भी आ सकता है। तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं और डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखिए। अब इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका सिद्धांत, कि 99% डीएनए जो होते हैं मानव जाति में, मनुष्य में 99.9% डीएनए सभी के समान होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। खाली 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें जो बेस का सीक्वेंस होता है, बेस का सीक्वेंस मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो नाइट्रोजनी क्षार है ये बेस है, इनका जो सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है 0.1%। बस इसी से ही समानता असमानता हम पता लगाते हैं। 99.9% वो तो समान होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केवल रिपीटिटिव सीक्वेंस मतलब कि नाइट्रोजनी क्षार जो रिपीट होते हैं, मतलब किसी में कितनी बार रिपीट हो रहा है, एडेनिन 4 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है, तो जो रिपीट होता है नाइट्रोजनी क्षार
8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो रिपीटेटिव सीक्वेंस नाइट्रोजन क्षारों का सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो रिपीटेटिव सीक्वेंस में भिन्नताओं पर आधारित है, उसमें क्या भिन्नता है और क्या समानता है, यही इसी पर आधारित इसका सिद्धांत है कि नाइट्रोजन क्षार कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट नहीं हो रहे। जितनी बार रिपीट हो रहे हैं तो वो रिपीटिशन दूसरे के रिपीटिशन से अगर मैच करता है कि जितनी बार एक में रिपीट हो रहा है उतनी बार दूसरे में भी, दूसरे मनुष्य के शरीर में जो डीएनए उसमें भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें आपस में रिलेशन है, आपस में संबंध है। और नहीं मैच, रिपीटिशन बराबर नहीं है नाइट्रोजन क्षारों का, तो इसका मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ये इस पर आधारित है। मैकेनिज्म, इसका क्रियाविधि क्या होती है, अब इसको पता कैसे लगाते हैं? डीएनए के अनुक्रमों में जो बहुरूपता होती है, बहुरूपता मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता मतलब उसके जो रूप अलग अलग होते हैं उनमें जो अंतर होता है, बहुरूपता मतलब उनमें की संरचना में जो अंतर होता है। तो अनुक्रम किसके? नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रमों के जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी पहचान किससे कर दी जाती है? RELP या PCR के द्वारा किया जाता है। अब RELP या PCR में होता क्या है? मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी वेरिएंट रिपीट्स, रिपीट में ना दोहराए जाते हैं नाइट्रोजन क्षार। मिनी वेरिएंट रिपीट्स में, मिनी वेरिएंट रिपीट्स को MVR भी कहते हैं, में बहुरूपता का अध्ययन करते हैं। बहुरूपता मतलब उनमें क्या समानता है, क्या भिन्नता है, इन सब का अंदर अध्ययन किया जाता है कि नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से समान है, कौन कौन से भिन्न है, इनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो सीक्वेंस होते हैं, जो उनका अनुक्रम होता है नाइट्रोजन क्षारों का, वो वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स, नाइट्रोजन क्षार कितने बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम विशेष तकनीकी या टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका पता लगाते हैं। तो इसी को इसमें सीक्वेंस में इसके द्वारा जो पता लगाया जाता है, अध्ययन करते हैं। तो इसको जो अध्ययन करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स या VNTR भी कहते हैं, जो ये RELP या PCR के द्वारा मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी वेरिएंट रिपीट्स के द्वारा जो अध्ययन करते हैं, इसको हम VNTR भी कहते हैं। अब 2 से लेकर के 80 तक जो क्षार होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये हाइपो वेरिएबल डिस्पर्स रिपीटेड सीक्वेंस बनाते हैं। हाइपर वेरिएंट, डिस्पर्स माने फैले हुए, और रिपीटेटिव मतलब दोहराते हैं, तो उसका जो सीक्वेंस बनाते हैं, अनुक्रम बनाते हैं, तो ये हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसे किस किस नामों से जानते हैं, और इस तकनीकी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया, और इसका सिद्धांत क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है, वो मैंने आपको बताया। और इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तकनीकी के द्वारा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नाइट्रोजन क्षारों का जो अनुक्रम होता है उसमें भिन्नता और समानता के आधार पर ये बताते हैं, पता लगाते हैं कि डीएनए किसके समान है या किसके भिन्न है। उस पर हम किसी चीज़ का लगाते कि कौन किससे रिलेटेड है, नहीं है, किसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, ये सब पता लगाते हैं। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद जो इसकी तकनीकी होती है कि ये जो मैकेनिज्म है, इसका क्रियाविधि है, वो क्या होती है, उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कि क्या होता है, कैसे होता है, और इसके बाद जो इसका मैकेनिज्म है उसको सॉर्ट आउट कर दिया हमने, बता दिया।
अब इसके बारे में जो इसकी मैकेनिज्म है केवल वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ये इसमें डीएनए का जो सीक्वेंस है, नाइट्रोजनी क्षारों का जो अनुक्रम है, उसका हम पता कैसे चलाते हैं, कैसे लगाते हैं, इनमें समानता और भिन्नता की पता उसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका डिस्कशन नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको समझेंगे। धन्यवाद।